Hello, everyone, and welcome back to another episode of my journey towards becoming a Gen AI engineer. और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है सिस्टम डिजाइन। आपने कभी रियलाइज किया है क्या, जब भी हम ऐसी एप्लीकेशंस देखते हैं जैसे कि Amazon हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, चैट जीपीटी हो गया या व्हाट्सअप हो गया, ऐसे कई एप्लीकेशन जो हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में, हमें सिर्फ वो एक एप्लीकेशन दिखता है। ऐसा लगता है कि एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, जैसे Amazon.com हो गया, फिर उसका एक एप्लीकेशन है। बट रियलिटी में उसके पीछे बहुत सारी सर्विसेज काम कर रही होती है, बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ सर्वर्स, बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं और बहुत सारी माइक्रो सर्विसेज उसके अंडर काम कर रही होती है, बिकॉज दे हैव बीन डिजाइंड इन सच अ वे जिससे एक एप्लीकेशन सस्टेनेबल बने, स्केलेबल बने, फास्ट बने, कन्वीनियंट बने और इजीली लोगों को, यूजर्स को सर्व कर सके। सो दिस आर्किटेक्चर ऑफ दिस काइंड ऑफ प्लानिंग इज कॉल्ड सिस्टम डिजाइन। तो चलिए शुरू करते हैं टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ सिस्टम डिजाइन। तो व्हाट इज सिस्टम डिजाइन? अभी आपको घर बनाना है तो आप क्या करोगे? सीधे जाके ईंटें रखने शुरू कर दोगे? नहीं, यू विल हैव अ ब्लूप्रिंट। आप किसी न किसी इंजीनियर को हायर करोगे एंड यू विल आस्क हिम टू क्रिएट अ ब्लूप्रिंट कि घर आखिर बनेगा कैसे यार। अब जब वो ब्लूप्रिंट बनाएगा तो सीधे सीधे ऐसे तो नहीं बोल देगा कि ये चार दीवारी है, इसके अंदर ये है करके। ही विल बिल्ड दैट ब्लूप्रिंट ब्लॉक बाय ब्लॉक। मतलब वो हर चीज के लिए, हर चीज का एक स्पेसिफिकेशन रखेगा, एक अलग फीचर होगा हर चीज का। जैसे अलग ड्राइंग रूम हो गया, अलग आपका बेडरूम हो गया, किचन हो गया, एंड उसके लिए क्या स्पेसिफिक चीजें चाहिए वो सब वो उस ब्लूप्रिंट के अंदर आपको दिखाएगा, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिले कि आपका घर एक्चुअली बनेगा कैसे। एंड दैट इज हाउ सिस्टम डिजाइन कॉन्सेप्ट वर्क्स। सिस्टम डिजाइन में भी हम एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे अपने पूरे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का। अब सिस्टम डिजाइन की जरूरत क्यों है? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एक समोसे के ठेले पे एक बंदा है जो खुद ही समोसे के लिए आटा बेल रहा है, उसके बाद फिलिंग कर रहा है, उसके बाद तल रहा है, उसके बाद कस्टमर को भी दे रहा है, अपना स्टॉल भी साफ कर रहा है। सो डू यू थिंक दैट दिस अप्रोच इज फीजिबल? क्या उसको कोई कठिनाई नहीं आएगी? ऑब्वियस सी बात है, इतना सब काम अगर वो अकेला करेगा तो ही विल नॉट बी एबल टू सर्व अ लार्ज ऑडियंस। मतलब वो बहुत कम लोगों को सर्व कर पाएगा क्योंकि उसका टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है छोटी छोटी चीजें करने में। बट अगर हर चीज के लिए एक डेडिकेटेड वर्कर हो, फिलिंग के लिए एक अलग हो, बेलने के लिए अलग हो, तलने के लिए ये खुद हो, सर्व करने के लिए वेटर हो, ऐसे अलग अलग सर्विसेज, और वो डेडिकेटेड हो, उसका जो सिस्टम है या फिर उसका जो ये बिजनेस है वो बहुत इजीली स्केल करेगा, बहुत फास्ट होगा, कन्वीनियंट होगा फॉर द यूजर्स, और खुद उसको इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सो दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सिस्टम डिजाइन, कि हम ऐसा सिस्टम डिजाइन करें जहाँ पे हर चीज अपने माइक्रो लेवल पे मैनेज करे और एक पूरा लार्ज स्केल सिस्टम बनाए। एंड वी वांट इट टू बी स्केलेबल, फास्ट, रिलायबल, और जिससे हम बहुत सारे मल्टीपल, इवन मिलियंस ऑफ यूजर्स को सर्व कर सके। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमको क्या चाहिए, ब्लूप्रिंट ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। नॉर्मल सी बात है, प्लानिंग बिफोर राइटिंग कोड। हम सीधे कोड राइट नहीं करेंगे, उसके पहले प्लान करेंगे। फिर उसके बाद है फोकस ऑन स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम डिजाइन एंड डिफाइंस हाउ कंपोनेंट्स इंटरैक्ट। अगर आप बहुत सारे अलग अलग चीजें बना रहे हो, लिविंग रूम बना रहे हो, मंदिर बना रहे हो, फिर किचन बना रहे हो, यू हैव टू फाइंड अ वे, यू हैव टू फाइंड अ वे जिनसे ये सब चीज एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सके। यू कैंट बिल्ड अ लिविंग रूम कहीं और, फिर किचन कहीं और। आपको एक एक तरीके से दोनों के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए। वॉल्स होते हैं, डोर्स होते हैं, सो यू हैव टू फाइंड दैट वे। इन सिस्टम डिजाइन वी विल मेंशन ईच एंड एवरीथिंग। अब हम डिस्कस करते हैं क्लाइंट एंड सर्वर। सो मान लीजिए आप अपना मोबाइल खोलते हैं एंड आप एक ब्राउजर ओपन करते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर गूगल क्रोम। तो यहाँ पे आपका मोबाइल या फिर वो ब्राउजर एक तरीके से क्लाइंट है। सो आपका जो मोबाइल है या फिर आपका जो ब्राउजर है, दैट इज अ क्लाइंट। सो अब आप क्या कर रहे हो, क्लाइंट से क्या बोल रहे हो कि मुझे चाहिए होम पेज, कि मुझे दिखा, होम पेज देखना है। ठीक है, होम पेज के लिए क्लाइंट क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा। किसको? सर्वर को। ये जाएगा रिक्वेस्ट। अब सर्वर है ये करता है प्रोसेस। क्या कर रहा है प्रोसेस? आपका रिक्वेस्ट, आप क्या मांग रहे हो और उसका आउटपुट क्या होना चाहिए। सो ये इस सर्वर के अंदर ही हमारा सब कुछ आ जाता है, जो मेन एप्लीकेशन है, जिसके अंदर होगा फ्रंट एंड, होगा बैक एंड, होगा और फिर होगा डेटाबेस। तो ये सब वो काम सर्वर करता है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट ये देखना है कि आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर पा रहे हो,
क्लाइंट सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसको चाहिए क्या, एंड एवरीथिंग इज प्रोसेस्ड एट सर्वर एंड, कि हर चीज सर्वर ही प्रोसेस करेगा। सो द फ्लो इज, हमेशा क्लाइंट एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, एंड सर्वर क्या करता है, उसका एक रिस्पॉन्स बनाता है एंड उसको वापस देता है किसको, क्लाइंट को। एंड दिस इज द बेसिक ऑफ एवरी वेब एप्लीकेशन। ये हर मॉडल का, कोई भी आप एप्लीकेशन बनाओ यही रहेगा। हमेशा यूजर एक फ्रंट एंड खोलेगा और उसको जो चाहिए, उसको अगर होम पेज देखना है, उसको अगर आईफोन 14 खरीदना है अमेजोन में, तो वो वहां पे ढूंढेगा उसको, या फिर उसको कुछ और एप्लीकेशन या फिर कुछ और अप्लायंसेस खरीदना है, वो उस जगह को ढूंढेगा। तो वो एक रिक्वेस्ट भेज रहा है एंड सर्वर इन इट्स बैकग्राउंड वो सब चीजें प्रोसेस करता है कि ये रिक्वेस्ट एक्चुअली है क्या, कौन इसको सर्व करेगा, मुझे डेटाबेस से फेच करना है, उसके बाद मुझे ये वापस एक रिस्पॉन्स को रैप करना है और मुझे किसको देना है, क्लाइंट को देना है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज क्लाइंट एंड सर्वर। सो ये पहला आर्किटेक्चर, एक बिल्डिंग ब्लॉक है सिस्टम डिजाइन का। नाउ वी विल डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। अभी मैंने कहा क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजता है हमारे सर्वर को, सर्वर प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट एट द बैक एंड। अब वो रिक्वेस्ट जब भी आपको उसका रिजल्ट दे रहा होता है तो इट फेचेस एवरीथिंग फ्रॉम डेटाबेस, हर चीज डेटाबेस में से ही फेच करता है। बिकॉज जो भी हमारा परसिस्टेंट डेटा होता है, आपको अगर परसिस्टेंट वर्ड का मतलब फिर से समझना है तो आई हैव अ वीडियो अपलोडेड ऑन माय चैनल जिसमें मैंने डॉकर वॉल्यूम को बहुत ब्रीफली समझाया है और मैंने उसको काफी लेमन टर्म में ब्रेक डाउन किया है, सो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। बट आप उस वीडियो के अलावा ये समझ लीजिए कि बट द डेटा विच सर्वाइव्स एवरीथिंग, कुछ भी हो जाए वो डेटा डिलीट नहीं होगा। तो स्टोर परसिस्टेंट डेटा, उस डेटा में क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। जैसे आपका अमेजोन में आपको लॉग इन करना है तो आपका यूजर इंफॉर्मेशन है, ऑर्डर्स हैं, प्रोडक्ट्स है, पेमेंट डिटेल्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो एक डेटाबेस स्टोर करके रखता है। मान लीजिए अगर आपको कुछ ऑर्डर करना है, आप हमेशा जाके चेक करते हो ना कि आपने क्या ऑर्डर किया है, या फिर उसका आप ट्रैक करते हो कि वो ऑर्डर अभी कहाँ पहुंचा। एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। हर इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन नया आया होगा वो डेटाबेस में स्टोर होगा, और जब भी आप कुछ रिक्वेस्ट भेजोगे वो डेटाबेस से ही फेच होगा या फिर डेटाबेस में ही ऐड होगा। ओके, सो डेटाबेस का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आपको जो सर्वर है या फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने एप्लीकेशन को, अपने रिक्वेस्ट को इंजनएक्स के थ्रू मास्क कर रहे हैं, इंजनएक्स के थ्रू मास्क कर रहे हैं। तो इंजनएक्स कभी भी डेटाबेस के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकता। इंजन बेस कैन नॉट डायरेक्टली कांटेक्ट टू डीबी। उसके लिए वो क्या, किसकी मदद लेगा, हमेशा एक सर्विस की मदद लेगा, दैट इज आवर बैकएंड सर्विस। ये मेन सर्विस है जहां पे हमारे सारे लॉजिक्स रहते हैं। हमेशा ये बैकएंड जो रहेगा वही इंटरेक्ट कर सकता है डीबी के साथ। जो भी हमारा ऑपरेशन होगा वो यहाँ परफॉर्म होगा एंड देन इट विल बी स्टोर्ड इन द डीबी। तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, जो भी ऑपरेशन होगा या फिर जो भी ऑपरेशन हो चुका है उस सब का डेटा एक डेटाबेस में स्टोर्ड होगा, एंड व्हेनेवर यू नीड एज ए क्लाइंट यू नीड दैट इंफॉर्मेशन, सर्वर उसको प्रोसेस करेगा एक माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के थ्रू। वी विल लर्न व्हाट माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर इज, बट उसके थ्रू वो एक डीबी से वो इंफॉर्मेशन फेच करेगा एंड इट विल सर्व टू द क्लाइंट। चलिए अब एक नया कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं। अभी हमने कहा कि क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। अब मान लीजिए एक नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ क्लाइंट्स है। अमेजोन तो मिलियंस ऑफ क्लाइंट्स को सर्व करता है, व्हाट्सएप मिलियंस ऑफ क्लाइंट्स को सर्व करता है, इवन द रिक्वेस्ट गोज टू बिलियन। बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं, बहुत सारे यूजर्स उसको एक्सेस कर रहे होते हैं उस एप्लीकेशन को। सो ये सर्वर उसको मेंटेन कैसे करेगा, बिकॉज अगर थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट या फिर मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट एक ही सर्वर पर आए तो ओवरलोड हो जाएगा। सो यू कैन सी ओवरलोड ऑफ द सर्वर, बिकॉज उस सर्वर के पास लिमिटेड एक्सेस है, लिमिटेड रिसोर्सेस है। लिमिटेड रिसोर्सेस कैसा है, उसका कंप्यूटेशन पावर कम होगा, उसका स्टोरेज पावर कम होगा। तो उससे क्या होता है, द सर्वर क्रैशेस। और अगर सर्वर क्रैश हो गया तो यू आर डूम्ड, योर कंपनी डूम्ड, बिकॉज जो डाउन टाइम होगा एंड योर कंपनी लूजेस बिजनेस, बिजनेस मीन्स योर कंपनी लूजेस मनी। सो लिमिटेड रिसोर्सेज जैसे सीपीयू, रैम, इनपुट आउटपुट का जो भी फंक्शनैलिटी होगा, स्लो रिस्पॉन्स टाइम, क्योंकि अगर आपका सर्वर बहुत ज्यादा लेटेंसी के साथ चल रहा है क्योंकि बहुत सारे यूजर्स का इन्फ्लक्स है, तो जो भी हमारा रिस्पॉन्स होगा वो बहुत स्लो होगा, बिकॉज इट हैज टू सर्व ऑल दिस रिक्वेस्ट। देन सर्वर्स क्रैशेस अंडर लोड। दिस इज द मोस्ट कॉमन लाइन फ्रॉम एसबीआई बैंक, आईआरसीटीसी। ये आप जब भी जाओगे तो बोलेंगे सर सर्वर क्रैश चल रहा है, मैडम सर्वर क्रैश हो गया। एंड सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, बिकॉज एक ही सर्वर पे सब कुछ मैनेज हो रहा है, तो अगर वो क्रैश तो एप्लीकेशन खत्म।
सो इस कॉन्सेप्ट से बचने के लिए देर इज अ टर्म कॉल्ड लोड बैलेंसर. सो दिस इज अनदर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अवर सिस्टम डिजाइन, कि हम ऐसा सिस्टम डिजाइन करेंगे जिसमें हमारा सर्वर क्रैश ना हो. तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोड बैलेंसर. लोड बैलेंसर मतलब क्या है? बहुत सिंपल है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी काफी बार समझा रखा है. लोड बैलेंसर इज नथिंग, नाम से ही काफी है, लोड बैलेंस. इतना सारा जो ट्रैफिक आ रहा है उसको हम बैलेंस करेंगे. कैसे करेंगे? अब ये इतने सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, ये मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट है, समझ लीजिए, ये दीज आर मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आ रहे हैं यहाँ पे. अब ये लोड बैलेंसर क्या करता है? इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे कुछ एल्गोरिथम के थ्रू, कि अगर एक सर्वर पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जा रहा है एंड इट इज बिकमिंग स्लो, बैकएंड में दूसरा सर्वर स्पिन होना स्टार्ट हो जाएगा. वही सेम एप्लीकेशन इसके अंदर भी रहेगा, वही सेम कंटेनर इसके अंदर भी रहेगा, ताकि सेम एप्लीकेशन रन कर सके. सो लोड बैलेंसर क्या करेगा? एक रिक्वेस्ट लेगा. अच्छा, ये रिक्वेस्ट हम क्या करते हैं? सर्वर 1 को भेज देते हैं. अच्छा, दूसरा रिक्वेस्ट आया, ये मैं सर्वर 2 को भेज देता हूँ. तीसरा आया, मैं सर्वर 3 को भेज देता हूँ. अगर और एक सर्वर चाहिए तो वी कैन क्रिएट अनदर सर्वर. तो ऐसे करके लोड बैलेंसर अपने पूरे ट्रैफिक को डिवाइड करता है. एंड देर इज डिफरेंट एल्गोरिथम जिसके थ्रू ये कर सकता है. या तो ये कर सकता है कि पहले सर्वर 1 पे सब भेजेगा, उसके बाद अगर उसको लगता है कि यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है एंड रिसोर्सेस आर गेटिंग क्रैम्प्ड, जहाँ पे आप सर्वर 1 स्लो हो रहा है, तो फिर ये अपना सारा रिक्वेस्ट दूसरे सर्वर पे राउट करने की कोशिश करेगा. या हो सकता है अवेलेबल सर्वर पे, कौन सा सर्वर फ्री है उस पे ये रिडायरेक्ट करेगा. नहीं तो द मोस्ट कॉमन थिंग इज वो राउंड रॉबिन मेथड यूज करेगा. लाइक फर्स्ट रिक्वेस्ट गोस टू सर्वर 1, देन सर्वर 2, देन सर्वर 3 एंड सो ऑन. सो इससे होता क्या है? बिकॉज इट डिस्ट्रीब्यूट्स इनकमिंग ट्रैफिक, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो हमेशा फास्ट होगा. आपका रिक्वेस्ट जा रहा है, एक दूसरे सर्वर पे हैंडल हो रहा है, आपका आउटपुट उस सर्वर से मिल रहा है. सो आपके लेटेंसी का सवाल यहाँ पे पैदा नहीं होता, बिकॉज एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय अ डिफरेंट सर्वर. अब क्या हो रहा है? पेरेंट सर्वर ओवरलोड ये नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा है कि एक ही सर्वर पे ओवरलोड बनेगा ही नहीं. सो देयर इज नो पेरेंट सर्वर काइंड ऑफ अ थिंग. जो हमारा पेरेंट सर्वर होगा, इसके बीच में हम इंजनएक्स भी यूज कर सकते हैं. इंजनएक्स ऑल्सो कैन वर्क एज लोड बैलेंसर. मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है. इफ यू हैव नॉट अटेंडेड दैट लेक्चर, प्लीज गो अहेड, मेरे यूट्यूब चैनल को ओपन कीजिए एंड यू विल फाइंड द इंजनएक्स कंप्लीट लर्निंग, जिसमें मैंने आपको बताया कि इंजनएक्स लोड बैलेंसर की तरह कैसे वर्क करता है. बट कमिंग टू बैक टू अवर टॉपिक, जिसमें हम बता रहे हैं कि लोड बैलेंसर एक प्राइमरी सर्वर की तरह काम कर रहा है एंड इट इज डिवाइडिंग इट्स रिक्वेस्ट अमंग डिफरेंट सर्वर्स. देन इंप्रूव अवेलेबिलिटी. एक सर्वर ट्रैफिक या फिर एक सर्वर ले रहा है रिक्वेस्ट, उसके बाद वो क्या कर रहा है? उस रिक्वेस्ट को सर्वर को भेज रहा है, जो माइक्रो सर्वर या चाइल्ड सर्वर है उसको भेज रहा है, एंड इट प्रोसेस एंड इट गिव्स बैक द रिजल्ट. इससे क्या हो रहा है? सर्वर भी बहुत जल्दी फ्री हो जा रहा है. सो इंप्रूव्स अवेलेबिलिटी एंड बेटर परफॉर्मेंस. दिस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस आर्किटेक्चर. जब हर चीज एक फ्लो में चलेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि काउंटर पे अगर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, तब आपका काम सीमलेसली फास्ट होगा. लोड बैलेंसर का एक कॉन्सेप्ट है, तो हम एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. स्केलिंग मींस हमेशा कोई भी चीज हम क्या करना चाहते हैं, उसको फ्यूचर के लिए, अगर आगे जाके आपको लगता है कि ट्रैफिक इंक्रीज हो सकता है, तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्केलिंग फॉर फ्यूचर सीमलेस ऑपरेशन. अब उसके लिए कंपनीज क्या करती है? दो तरीके का सिस्टम है, एक वर्टिकल स्केलिंग है और एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है. वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है? एक सर्वर है जिसमें समझ लीजिए 8 GB का रैम है, 500 GB का इंटरनल स्टोरेज है. अब आप क्या कर रहे हैं? सारे रिक्वेस्ट ये मैनेज कर रहा है, सारे ट्रैफिक को ये मैनेज कर रहा है. अगर ट्रैफिक का इन्फ्लक्स आ गया तो ये सारे रिसोर्सेज बहुत कम पड़ेंगे, क्योंकि इतना सब ट्रैफिक, इतने सब रिक्वेस्ट को हैंडल करना, इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर दिस वन सर्वर. तब हम क्या करेंगे? चलिए एक काम करते हैं, इसको हम स्केल करते हैं. हाउ टू स्केल इट? थोड़ी देर के लिए डाउन टाइम रखते हैं और हम क्या कर देंगे, इसको 16 GB रैम कर देते हैं, इसको 1 TB का स्टोरेज बना देंगे. सो ये हो जाएगा हमारा वर्टिकल स्केलिंग. हम क्या कर रहे हैं? एम्पावरिंग द एग्जिस्टिंग सर्वर, उसको हम क्या एक नई तरीके से कंप्यूटेशनल पावर्स देंगे, कि रैम चेंज कर देते हैं, सीपीयू चेंज कर देते हैं, कंप्यूटेशन पावर चेंज कर देते हैं, जो हम जिससे हम एक तरीके से जो आ रहा इन्फ्लक्स है उसको हम केटर कर सके. दिस इज कॉल्ड वर्टिकल स्केलिंग. बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपका एप्लीकेशन हमेशा एक डाउन टाइम में रहेगा, बिकॉज जब भी आप इसको स्केल करेंगे यू हैव टू गिव अ डाउन टाइम, फिर आपको रिसोर्सेस ऐड करने पड़ेंगे एंड देन इट विल बी एबल टू सर्व द रिक्वेस्ट. देन कम्स अनदर टॉपिक कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. अब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कैसा है? जैसा कि मैंने आपको लोड बैलेंसर कॉन्सेप्ट में समझाया था, कि इंस्टेड ऑफ एम्पावरिंग वन सर्वर, हम क्या करते हैं? मल्टीपल सर्वर्स को ऑन करेंगे. जब भी हमारा ट्रैफिक इन्फ्लक्स होगा, हम मल्टीपल सर्वर्स को ऑन करेंगे एंड वी विल राउट आवर रिक्वेस्ट.
अब रिक्वेस्ट को कैसे राउट करेंगे? थ्रू अ लोड बैलेंसर। हम अपने सारे रिक्वेस्ट को राउट करेंगे थ्रू लोड बैलेंसर, जिससे हमारा ऑपरेशन जो है वो सीमलेस हो, फास्ट हो, कन्वीनियंट हो, इजीली अवेलेबल हो सके। बिकॉज हमारा जो सर्वर रहेंगे इतने सारे, अगर हमने सर्वर स्पिन कर रखे हुए हैं इन ह्यूज ट्रैफिक एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं, मतलब समझ लीजिए कोई सेल हो, बिग बाजार, बिग बिलियन डे हो, या फिर अमेजोन सेल डे हो, तो उस टाइम पे ये ऐसे मैकेनिज्म यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, जिससे हम सारे सर्वर्स को जितने रिक्वायर्ड है उन सर्वर को सर्व कर सके थ्रू वेरियस रिक्वेस्ट। अगर आपको फिर लगता है कि अब उतने ट्रैफिक नहीं आ रहे, तो देन क्लोज दिस सर्वर्स, जस्ट सारे बाकी इसको राउट करो। सो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का एक एडवांटेज ये है कि आप कितने भी सर्वर को स्पिन कर सकते हैं, कितने भी सर्वर को आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं थ्रू ऑर्डर। आप एक लोड बैलेंसर डालिए, उस पर आप अपना एल्गोरिथम लिखिए कि आपको क्या करना है, कैसे आपको लोड बैलेंसर को कॉन्फ़िगर करना है, राउंड रॉबिन मेथड से करना है, अवेलेबल सर्वर के बेस पे आपको रिक्वेस्ट भेजना है। इट्स अप टू यू, जैसा आप डिजाइन करना चाहते हैं वैसा। बट हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इज समथिंग विच इज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द कंपनीज, जब भी उनको लगता है वी विल हैव अवर पीक टाइम। अगर स्विगी में देखोगे तो देयर विल बी अ पीक टाइम ड्यूरिंग लंच, देयर विल बी पीक टाइम ड्यूरिंग डिनर। तो उस टाइम पे वो ऐसी मैकेनिज्म यूज करते हैं जिससे वो अपने कस्टमर्स को विदाउट एनी इंटरप्शन सर्व कर सके। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कैशे। अब समझ लीजिए हर यूजर को, जितने भी यूजर्स आ रहे हैं सबको क्या करना है, आईफोन 14 ही देखना है, आईफोन 14 का ही पेज चाहिए, क्योंकि उनको वही ऑर्डर करना है। सो ये एक तरीके से एक स्टैटिक पेज है, मतलब बहुत ज्यादा यूजर्स इसी की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हर बार क्या ये रिक्वेस्ट जाए सर्वर के पास, एंड विद इन दैट सर्वर बैकएंड उसको डेटाबेस से फेच करे, और डीबी से वापस वो जाए सर्वर के पास, सर्वर उसको भेजे वापस क्लाइंट के पास। दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आपको पता है कि ये एक ऐसा रीअकरिंग रिक्वेस्ट है, बार बार यही रिक्वेस्ट आ रहा है, सो इतनी बार आपको यही ऑपरेशन करना है, इट विल मेक द सिस्टम स्लो। क्योंकि और ये एक तरीके से बेवकूफाना चीज भी है कि आप बार बार एक ही चीज, आपको पता है कि एक ही चीज हो रही है, फिर भी आप उसको पूरे प्रोसेस के थ्रू से फॉलो करो। हम यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैशे। कैशे क्या करता है, अब आप कीजिए, ये आपका यूजर है, ये आपका डेटाबेस है। अब ये जो भी रिक्वेस्ट यूजर होगा, एक बार अगर इसने रिक्वेस्ट किया तो ये जाएगा थ्रू कैशे सिस्टम। अगर कैशे में वो ऑलरेडी वो रिक्वेस्ट अवेलेबल है, आईफोन 14 का पेज ऑलरेडी किसी ने रिक्वेस्ट किया है, तो ये यहीं से सीधे उसको रिप्लाई दे देगा। नहीं तो ये बोलेगा अच्छा मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, डीबी से फेच कर लेता हूँ। डीबी इसको रिस्पॉन्स देगा, डीबी ने इसको रिस्पॉन्स है, इट विल स्टोर दिस, उस रिस्पॉन्स को ये स्टोर करेगा, एंड वेन एवर द नेक्स्ट यूजर आस्क द सेम थिंग, वो सीधे यहीं से दे देगा उसको रिस्पॉन्स। अब यूजुअली हम कैशे के लिए मेन यूज करते हैं रेडिस। रेडी ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, जिससे आप इन मेमोरी फास्ट कैशे ये कर सकते हो। इन मेमोरी फास्ट स्टोरेज थिंग है ये, जिससे आप एक कैशे डिजाइन कर सकते हो, ताकि आपके एप्लीकेशन में जो यूजर बार बार सेम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यू कैन सर्व दैट रिक्वेस्ट आउटसाइड द सर्वर प्रोसेस, आउटसाइड द बैकएंड प्रोसेस। पूरा प्रोसेस को फॉलो करने की जरूरत ही ना पड़े। और इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे सिस्टम डिजाइन का, दैट इज कॉल्ड सीडीएन, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब सपोज कीजिए आप एक इंडियन यूजर है, आप यहाँ पे इंडिया में बैठे हुए हैं, बट आपको चाहिए एक यूएस का कॉन्सेप्ट। अभी समझ लीजिए एक कोई भी वेब सीरीज है जो कहाँ पे अवेलेबल है, यूएस में अवेलेबल है। सो हमें क्या चाहिए, ये हम तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि भाई मेरे को ये वेब सीरीज चाहिए। अब आपको क्या लगता है ये आने तक कितना टाइम लगेगा? दिस विल टेक अ ह्यूज लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज इतनी दूर से वो रिक्वेस्ट आप पहले भेजोगे, वो वापस आएगा, तो इसमें होगा क्या, इसमें होगा स्लोनेस। बट क्या हो अगर ये ऑलरेडी ये रिक्वेस्ट यूएस जाने की बजाय मुंबई में पहुंच जाए, और ये वाला फाइल्स जो है ये ऑलरेडी इसमें स्टोर्ड रहे, ये वेब सीरीज इसमें स्टोर्ड रहे। सो हमारा यूजर क्या करेगा, सीधे रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजेगा। इससे क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगी। किसकी, हमारे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की स्पीड इंक्रीज होगी, बिकॉज ये सेम कॉपी ऑफ फाइल हमारे लोकल सर्वर पे अवेलेबल है, एक मुंबई में या फिर दिल्ली में, जहां पे भी वो चाहे, एक अवेलेबिलिटी जोन बना दे, जिससे जो कंटेंट यूएस के सर्वर में है उसका एक रेप्लिका, इसका एक सेव्ड फाइल या फिर कॉपी वो रहे हमारे मुंबई सर्वर पर। और उस तरीके से इंडियन यूजर हो या फिर कोई और यूजर हो जो नियर बाई सर्वर के आसपास के लोकेशन हो, अभी समझ लीजिए किसी इंडोनेशिया के यूजर को चाहिए या फिर किसी यूके के यूजर को चाहिए, तो वो एक तरीके से एक और ईमिया करके हमने एक सर्वर बना दिया, समझ लीजिए वो यूके में रख दिया, नहीं तो हमने कहीं आयरलैंड फिनलैंड कहीं भी रख दिया, तो उसके थ्रू से वो यूज कर सकता है, बिकॉज द सर्वर इज वेरी नियर टू हिम। जितना सर्वर पास उतनी होगी फास्टर ऑपरेशन।
तो चलिए थोड़ा बाबा आजम के ज़माने में जाते हैं, जहाँ पे ये वाला आर्किटेक्चर यूज़ किया जाता था, दैट इज़ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर कैसा था कि हम क्या एक काम करते हैं, एक ही बड़ा एप्लीकेशन बनाएँगे, कोई ज़्यादा मेहनत करेंगे नहीं, सब लोग मिलके एक ही एप्लीकेशन बनाएँगे, उसके अंदर ही हमारा ऑथेंटिकेशन सिस्टम रखेंगे। अगर लॉगिन कर रहा है, तो भी उस एप्लीकेशन के अंदर ही वो सारा प्रोग्राम लिखा होना चाहिए। अगर ऑर्डर्स का भी प्रोग्राम है, तो वो उसी के अंदर होगा। पेमेंट्स का अगर तो वो भी उसी के अंदर होगा। कोई फ्रंट एंड नहीं, कोई बैक एंड नहीं, कोई डेटाबेस नहीं, हर चीज़ एक ही एप्लीकेशन के अंडर ही स्टोर होगी। इससे क्या होगा, एक चीज हमें एडवांटेज क्या मिलेगी, अगर हमने एप्लीकेशन स्टार्ट किया तो सारे सर्विसेज अपने आप से स्टार्ट हो गए, वेरी गुड। बट अगर आपको इसको स्केल करना है, तो ये वापस अगर आपको एप्लीकेशन दूसरे सर्वर पर डालनी है, तो इतना ह्यूज लोड ऑफ फाइल्स या फिर इतने सारे सर्विसेज को आपको वापस से दूसरे सर्वर पे डालना है। सो व्हाट इज सो विच इज डिफिकल्ट टू स्केल। टाइट कपलिंग ऑफ कंपोनेंट्स, अब आपको इतना सब कुछ इंटीग्रेट करना है एक साथ विद इन अ सिंगल एप्लीकेशन, सो इंटीग्रेशन ऑफ ईच लेयर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। आप ऑथेंटिकेशन लेयर को कैसे रखोगे, आप ऑर्डर्स को कहाँ पे स्विच करोगे, या फिर ऑर्डर को अगर ऑथेंटिकेशन चाहिए तो वो कैसे करेंगे। सो देयर विल बी अ कंपाउंडिंग या फिर देयर विल बी अ कपलिंग इशू कि जो एप्लीकेशन या फिर जो सर्विसेज को दूसरा सर्विस पे डिपेंड रहेगा, वो अगर उसको प्रॉपरली ना मिले या फिर उसका प्रॉपरली एक्सेस ना हो, then it will be a hassle for the users, or it will be hassle for a business. And one bug can take down everything. एक मच्छर आदमी को, तो यहाँ पे एक बग भी पूरे एप्लीकेशन की वाट लगा सकता है। बाद में जब हम बाबा आजम के जमाने से बाहर निकले एंड वी बिल्ट अ न्यू आर्किटेक्चर, हमने एक नया आर्किटेक्चर डिजाइन किया, दैट इज कॉल्ड माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम पहले बोल रहे थे मोनोलिथिक में सब एक साथ अंदर रख दो, यहाँ पे हम बोलेंगे सब बाहर करो। ऑथ सर्विसेज हम बोलेंगे बाहर। एक डेवलपर ऑथ सर्विसेज डेवलप करेगा, ये एक डिफरेंट इंडिपेंडेंट सर्विस है। इसी सर्विस को ले जाके आप कहीं और किसी और एप्लीकेशन में आपको चिपकाना है, चिपका दीजिए, सेम वर्क करेगा। थोड़ा बहुत कोड में चेंज कीजिए जैसा आपको उस एप्लीकेशन के लिए चाहिए, इट विल वर्क। ऑर्डर्स जैसा आपको चाहिए फिर से दूसरे एप्लीकेशन में डाल सकते हैं। पेमेंट्स, अगर आपको पता है रेजर पे का एक जो मॉडल आता है या फिर रेजर पे का जो सब्सक्रिप्शन आता है, इट इज ऑल्सो ए सर्विस। इन्वेंट्री, नोटिफिकेशन, ये सब एक अलग अलग सर्विसेज है। सो हम इसको हमेशा बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। अभी आपने कंपनीज में देखा होगा, एवरी डेवलपर बिल्ड्स अ डिफरेंट सर्विसेज। अपने ब्रांचेस पे अलग ही सर्विस अपने लिए बनाता है या फिर अपने एप्लीकेशन के लिए बनाता है। ही इज नॉट बिल्डिंग अ सेम, ही इज नॉट बिल्डिंग एवरीथिंग इन वन एप्लीकेशन कि मैं सारा एप्लीकेशन पहले पुल करूंगा उसके बाद मैं या उसका फीचर डेवलप करूंगा, नहीं, अपना एक सेपरेट फीचर बनाता है। सो दैट इज कॉल्ड माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। इसी में हम कहते हैं फ्रंट एंड, इसी में आता है बैक एंड, और इसी में आता है हमारा डीबी। इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट, आपको पता है, मैंने आपको बताया ऑथेंटिकेशन को कहीं और यूज करना है कर लो। बेटर स्केलेबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा अगर रेप्लिकेट करना है तो तुरंत आपके पास ऑलरेडी सारे इंडिपेंडेंट सर्विसेज है, एक कपल करो, भेज दो वापस एक नए एप्लीकेशन में, या फिर एप्लीकेशन को रेप्लिकेट कर लो। इजियर मेंटेनेंस, अगर एक भी डाउन हो जाए तो आपको एप्लीकेशन को ठप होगा नहीं। एक भी बग आ जाए तो आपको एप्लीकेशन तो ठप होगा नहीं। आप उसको निकालिए, उसको ठीक कीजिए, अगेन वापस से आपका एप्लीकेशन एज गुड एज न्यू। इजियर मेंटेनेंस, इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये एक इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर हर सर्विसेज अलग है तो इसके लिए हर सर्विसेज के लिए एक कॉम्प्लेक्स डिजाइन होगा, कॉम्प्लेक्स कोडिंग होगी, क्योंकि आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो रीयूजेबल हो, किसी और सिस्टम के लिए भी रीयूजेबल हो। हर बार एक नया सिस्टम नहीं बना सकते, हर बार एक ऑथेंटिकेशन लेयर नहीं बनाओगे किसी दूसरे एप्लीकेशन के लिए। अगर आप माइक्रो सर्विसेज यूज कर रहे हो तो आप एक ही बार डिजाइन करना चाहोगे कि एक ऐसा कोड बनाए या फिर एक ऐसा सिस्टम बनाए जो हम किसी और चीज में वापस से डिप्लॉय कर सके, स्केल कर सके उस चीज को। सो इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, बट इतने डिसएडवांटेज या फिर ये इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी के डिसएडवांटेज होने के बावजूद पीपल लव दिस, बिकॉज ठीक है, हर चीज के साथ कुछ ना कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आते हैं, बट दिस इज एक्चुअली अ बेटर सिस्टम टू स्केल। अदर कॉन्सेप्ट कम्स एज डेटाबेस शार्डिंग। अब डेटाबेस शार्डिंग क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि डेटाबेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन सर्विसेज, बिकॉज जो भी आपका डेटा इनकमिंग है या फिर आउटगोइंग है, दैट इज स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। हर चीज जो हो रही है या होने वाली है, दैट इज स्टोर्ड इन डेटाबेस। वो चीज रिट्रीव करता है हमेशा आपका सर्वर। बट समझ लीजिए डेटाबेस ही डिलीट हो गया, अभी मैंने डेटाबेस को डिलीट कर दिया, मैंने कहा है वो परसिस्टेंट डेटा है, बट कभी हो सकता है कि मैंने खुद से डिलीट कर दिया वो डेटा। सो इससे क्या होगा, हमारा डेटा तो गया, सब वाइप्ड आउट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं,
एक इतने सारे रिकॉर्ड्स, मेरा एक एप्लीकेशन है समझ लीजिए अमेजॉन, उसमें इतने 100 मिलियन यूजर्स का, नहीं तो बहुत सारे, कितने जितने आप इमेजिन कर सकते हो उतने सारे यूजर का एक ही डेटाबेस में रिकॉर्ड रखना, इज इट पॉसिबल? नो। तो हम क्या करते हैं, डेटाबेस शार्डिंग। शार्डिंग मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस हम ऐसे अरेंज करेंगे जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सेव कर सके। या फिर फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है शार्ड वन में हम क्या कर रहे हैं, अगर समझ लिए ए टू जेड एक पूरा डेटा सेट है, एबीसीडी करके पूरा ए टू जेड एक डेटाबेस है, तो हम क्या करेंगे, ए टू एफ एक जगह पे स्टोर करेंगे। जो भी ए से नाम शुरू होते हैं एफ तक हम एक जगह शुरू करेंगे। शार्ट टू में हम जी से लेके एम तक, जिनका भी नाम जी से शुरू होता है और एम से शुरू एम तक शुरू होता है, हम वहां पे सेव करेंगे। फिर शार्ट थ्री में हम ये करेंगे, ताकि अगर हमारा क्या हो, एक भी डेटाबेस चला जाए, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स को बहुत ही इजीली रीड कर सकते हैं, बहुत ही इजीली मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज आपका डेटाबेस अलग है एंड यू नो वेयर टू गो। जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगा आपको पता है कि किस डेटाबेस, पर्टिकुलर डेटाबेस में आपको जाना है। सो इट इंक्रीजेस, सो इट डज इज स्प्लिट लार्ज डेटा सेट्स। बहुत सारे डेटाबेस को एक ही जगह पे कॉम्प्लेक्स रखना। अभी फॉर एग्जांपल ये मेरा डेटाबेस है, इसके अंदर मैं सब कुछ भर दूं, बहुत सारी चीजें भर दूं और उसको मैं बंद कर दूं, और जब मुझे स्पेसिफिकली वही चीज निकालनी हो, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दैट ऑब्जेक्ट। बट अगर मैंने ऐसे ही 3-4 डेटाबेस अलग अलग शार्ड करके रख दिया, एंड आई नो इस डेटाबेस के अंदर वो चीज है जो मैंने रखी है, बिकॉज आई हैव अरेंज्ड इन दैट मैनर, सो इट विल बी एन ईजियर प्रोसेस टू फाइंड एंड रिट्रीव दैट डेटा। सो इट विल बी फास्टर टू क्वेरीज। ओके, फास्टर क्वेरीज इन द सेंस, बिकॉज डेटाबेस से कुछ भी रिट्रीव करना हमको एसक्यूएल यूज करना पड़ता है, तो क्वेरीज आपके फास्ट रन करेंगी। इंप्रूव स्केलेबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे डेटा जब भी हम चीज को ब्रेक डाउन करते हैं तो स्केलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। एंड डिस्ट्रीब्यूट डेटा बाय की। चलिए, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डेटाबेस रेप्लिकेशन। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे डेटाबेस क्रैश हो जाए तो सारा डेटा तो गया, तो एक ही डेटाबेस में रखना या फिर मल्टीपल स्टार्ट्स करके भी एक ही स्टार्ट के अंदर रखना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, राइट? हमेशा हर चीज का बैकअप रखते हैं। अभी कुछ भी ईमेल आपको आ जाए तो व्हाट यू विल डू, आप उसका एक पीडीएफ फाइल बना के रख लेंगे, आप उसको एक बैकअप ईमेल में भी डाल के रख लेंगे, ताकि एक बार कहीं से डिलीट हो जाए तब भी आपके पास कहीं ना कहीं से उसका एक्सेस रहे। सेम थिंग वी डू हियर। हम क्या करते हैं, एक डेटाबेस, प्राइमरी जो डेटाबेस है, इसके अंदर अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस स्टार्टिंग भी रहेगा, तो हम क्या करेंगे, उसको रेप्लिकेट करेंगे इन अ डिफरेंट रेप्लिकास। ये हाई अवेलेबिलिटी, एक डेटाबेस के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। वी नो वी हैव रेप्लिकेटेड ऑल द डिटेल्स इनटू डिफरेंट डेटाबेस। ऑटोमेटिक बैकअप, अब इनको ऐसी तरह रेप्लिकेट किया जाता है कि इसको अब आपको बार बार ये नहीं करना है, रिस्टोर नहीं करना है, या फिर आपको इसको बार बार बैकअप नहीं करना है, ये खुद ब खुद उस चीज को कर लेंगे। री स्केलिंग, ओके, सो यहाँ पे फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब ये है कि अगर एक डेटाबेस फेल हो जाए, अगर इफ DB1 फेल्स, इट विल गो टू रेप्लिका 1, इट विल गो टू रेप्लिका 2, इट विल गो टू रेप्लिका 3। ओके, सो ऑल इन ऑल जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सिस्टम डिजाइन कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हम अगर इसको समराइज करना चाहे, तो अगर आप डिजाइन कर रहे हो एक सिस्टम, तो वो किस तरीके से उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स आने चाहिए, या फिर व्हाट आर द की बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सिस्टम डिजाइन। आपका क्लाइंट सर्वर, आपका जो ब्राउजर होगा या फिर आपका जो रिक्वेस्ट भेजने वाला मैकेनिज्म होगा, वो आपको पहले डिजाइन करना है। आपका सर्वर आपको कॉन्फ़िगर करना है, डेटाबेस आपके पास होना चाहिए, लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, कैशे सिस्टम, CDN, वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, मोनोलिथिक डिजाइन, इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, माइक्रो सर्विसेज याद होना चाहिए, डेटाबेस शार्डिंग क्या होता है, रेप्लिकेशन, हाई अवेलेबिलिटी जिसपे हम मल्टीपल सर्वर्स रन कर रहे हैं, फॉल्ट टॉलरेंस, एक भी कंपोनेंट फेल हो जाए फिर भी हमारा सिस्टम सफर ना हो। A good system is not about writing code, it's about building system that continue to work even when millions of users arrive. ये एक मंत्र है जो हर बड़ी कंपनी चाहती है कि उसके पास हो। लेट इट बी व्हाट्सएप, लेट इट बी फेसबुक, व्हाट इंस्टाग्राम, व्हाट नॉट। प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन शुरू होता है। सब ये सारे कॉन्सेप्ट को लेके आप कंपाइल करके दो चीजें बनाते हो, एक HLD बनाते हो, दैट इज हाई लेवल डिजाइन, एंड देन एक बनाते हो लो लेवल डिजाइन। हाई लेवल डिजाइन में जैसे मैंने आपको दिखाया, हम उस तरीके से ओवरव्यू आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं, एक ब्लूप्रिंट की तरह, ये हमारा सिस्टम होगा कैसे। एंड लो लेवल डिजाइन में हम क्या करते हैं, वी ब्रेक डाउन एवरीथिंग, कि अगर डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं, हम पोस्ट ग्रेड डेटाबेस यूज कर रहे हैं, मोंगोडीबी यूज कर रहे हैं, कुछ जो भी हम यूज करना चाहते हैं वो यूज कर रहे हैं। अगर हम बैकएंड यूज कर रहे हैं तो हम कौन से लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं, या फिर अगर हम कोई सर्विसेज डेवलप, माइक्रो सर्विसेज डेवलप कर रहे हैं, तो वो माइक्रो सर्विसेज हम कितने यूजर्स को डिफाइन करके सर्विस करें। सिंगल डिटेल्स, माइन्यूट, लेट इट बी कोडिंग, लेट इट बी डेटाबेस, लेट इट बी फ्रंट एंड, जो भी आपको डिटेल चाहिए दैट will be available in low LLD, that is low level design. It is very important for our interviews. आगे अगर आप इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एक स्केलेबल सिस्टम बनाना आना चाहिए, या फिर अगर आप खुद की एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू करना चाहते हो जहां पे आप खुद का एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसपे आप खुद स्टडी करोगे कि आपके एप्लीकेशन को
अगर आपको स्केल करना है या फिर सर्व करना है मल्टीपल यूजर्स को, सो आपको किस तरीके से अपना एप्लीकेशन डिजाइन करना है। एंड इन फ्यूचर एपिसोड्स हम करेंगे कैलकुलेशंस, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, वापस से हम निकालेंगे अपने पेन एंड पेपर जिसपे हम अपने 6 to 10 मैथ्स करते थे, वैसे ही हम कैलकुलेशन करेंगे कि हाउ वी कैन डिजाइन सच सिस्टम लाइक इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और यूट्यूब, जो भी है हम इसका ब्रेकडाउन करेंगे एंड वी विल सी हाउ दे हैव डिजाइन देयर सिस्टम। एंड अंटिल देन, शूट द ट्रबल।